नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकंड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। आई होप कल की होली आपकी बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, अब मौज मस्ती का टाइम हुआ ख़त्म, क्योंकि पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए थोड़ी सी ये मान के चलिए कि जल्दी ही पेपर आपके करवाए जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, ये अभी आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसका हो सकता है 2 से 3 वीडियो और आए, 2 वीडियो हो सकता है, मैक्सिमम 2 वीडियो और आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये आज आपका पहला वीडियो है। ठीक है, तो आपको पेपर तक ये सारे वीडियोस करवा दिए जाएँगे। हो सकता है इससे बड़े भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी करवाए जाएँ। एक-एक चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करूँगा और कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? बस आपको करना क्या रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा कि सर मैंने वीडियो पूरा देख लिया है, वीडियो मज़ा आया देखने में, और आप दूसरा वीडियो भी या दूसरा पार्ट भी इसका लेकर के आइए। ऐसे प्रथम प्रश्न पत्र का, द्वितीय का, तृतीय का और चतुर्थ का सभी का करवाया जाएगा, ठीक है? आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके पेपर का नाम है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम बताया गया है प्रगतिशील समाजशास्त्रीय सिद्धांत। क्या नाम बताया गया है? प्रगतिशील समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट आपका समाजशास्त्र है, तो आप उसका सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिए कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम मेरे प्यारे दोस्त प्रगतिशील समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं है। तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, चलिए, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, और आपने यहाँ से यूट्यूब से पढ़ के तैयारी कर रखी है, सर ने पढ़ा रखा है पेपर 1 के बारे में, और जब वहाँ पर आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा, क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो सर ने बताया था वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि भैया, सर ने जो बताया था पेपर का नाम जरूर चेक कर लेना, वो तो हमने चेक ही नहीं किया था। वहाँ पर पेपर का नाम तो दूसरा दिया हुआ है, तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं एक एक प्रश्न के ऊपर, और बीच बीच में और भी बताते चलेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से। पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना होगा, जो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप टच कीजिए, सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, और वहाँ पर ये आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। लेकिन कब मिलेगी? जब इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 25 से 30 के आसपास जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं, लगभग 22 से 23 मिनट या 25 मिनट हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको 2 से 3 पार्टों में कर लूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बड़ा कर बनाने से आप लोगों को थोड़ा सा देखते नहीं हैं, तो रीच डाउन हो जाती है और वीडियो उतना सजेशन में जाता नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि किसी सामाजिक घटना के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाला गया गौप सैद्धांतिक एवं अनुभवशील निष्कर्ष ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे कोई सामाजिक घटना हुई, सामाजिक घटना किसी भी प्रकार से हो सकती है, प्रकृति से भी जुड़ी हुई हो सकती है, या मनुष्य से भी जुड़ी हुई हो सकती है, या किसी से भी जुड़ी हुई हो सकती है। मान लीजिए जैसे कि सामाजिक घटना में कोई परिवर्तन आपको लगातार देखने को मिल रहा है, वो भी सामाजिक घटना कहलाती है। कोई आपदा आ गई, वो भी सामाजिक घटना कहलाती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो सामाजिक घटना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इनके प्रति जब हम सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर मेरे प्यारे दोस्त क्या करते हैं, कुछ सिद्धांत निकालते हैं, कुछ अनुभवशील निष्कर्ष, सैद्धांतिक निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ अनुभवशील निष्कर्ष निकालते हैं, या कुछ गोपनीय सॉरी दो निष्कर्ष निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वही आपका क्या कहलाता है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। मान लीजिए जैसे कोई घटना हुई, तो उसको परखने के कई आधार होते हैं। पहला तो होता है वैज्ञानिक आधार, कि ये क्यों हुआ, वैज्ञानिक तौर पे देखते हैं। फिर समाजशास्त्रीय आधार होता है, फिर मान लीजिए मनोवैज्ञानिक आधार होता है। हर तरीके से जितने भी आप यहाँ पर सोच सकते हैं, कई सारे प्रकारों से उनका क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, मंथन किया जाता है, उनका निष्कर्ष निकाला जाता है, और सभी का लगभग मिलता जुलता या कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत अलग निकल आता है, क्योंकि सभी के सिद्धांत अपने अलग अलग होते हैं इस वजह से। ठीक है, आगे लिखते हैं कि मार्टन की सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर
ठीक है। उसके बाद पार्सन्स की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, अब्राहम की मेरे प्यारे दोस्त मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। फिर बताते हैं जोनाथन की मेरे प्यारे दोस्त द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी, और रोनाल्ड की सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ऐसी पुस्तकें हैं मेरे प्यारे दोस्त जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इतनी पुस्तकें बता रहे हैं। किन्सी मार्टन ने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये इनकी बुक है। इसमें भी आपको समाजशास्त्री सिद्धांत देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। पार्सन्स की एक बुक आई थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसमें भी आपको समाजशास्त्री सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। अब्राहम की एक बुक आई थी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उसमें भी आपको समाजशास्त्री सिद्धांत देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। जोनाथन की आई थी एक बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें भी आपको समाजशास्त्रीय सिद्धांत, और रोनाल्ड की एक आई थी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज मेरे प्यारे दोस्त, इसमें भी आपको समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में देखने को मिल जाएगा। इतनी सारी पुस्तकें हैं जिसमें भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है वो सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई ऐसा मान्य सामान्यीकरण जिसके आधार पर विश्वसनीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है मेरे प्यारे दोस्त। मतलब बताते हैं जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है वो सामाजिक घटना, जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं उनके संबंध में जब क्या होता है कोई वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है, कोई वैज्ञानिक प्रूफ आप एक तरीके से कह सकते हैं, साइंटिफिक प्रूफ जिसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित मेरे प्यारे दोस्तों कोई ऐसा मान्य सामान्यीकरण, मतलब कोई रहे कि वैज्ञानिक के आधार पर हम कोई ऐसी मान्यता मान लेते हैं सामान्य रूप से जिसके आधार पर विश्वसनीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है। मतलब बोल रहे हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वसनीय कोई ऐसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करते हैं जो विश्वास की जा सके, वही आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत मानवीय सामाजिक अंतःक्रिया को मेरे प्यारे दोस्त प्रकृति का प्रतिपादन तथा गत्यात्मक के संबंध में भविष्योक्ति प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये आप यहाँ से इस तरीके से बता सकते हैं। मतलब इनका बताने का मतलब यही है कि जो एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत होता है वो मानवीय सामाजिक अंतःक्रिया को क्या करता है, प्रकृति का प्रतिपादन करता है, उनकी प्रकृति कैसे है, वो सॉरी प्रतिमान तथा गत्यात्मक के संबंध में भविष्योक्ति प्रस्तुत करता है। मतलब बोल रहे हैं उनकी प्रकृति और उनके प्रतिमान के आधार पर क्या करता है, जो आगे होने वाली घटनाएं हैं, जो कुछ भी संभव हो सकता है, उनके बारे में क्या करता है, बताता है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बताया है, अब समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो आप बताएंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए मार्टन ने निम्न बिंदुओं को रखा है। मतलब कह रहे हैं कुछ बातें यहाँ पर लगभग 6 बातें बताई गई हैं। इन 6 बातों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातें बताई गई। पहली बात बताई गई है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक अध्ययन पद्धति है। मतलब बोल रहे हैं जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है ये क्या है, ये एक पढ़ने की चीज है, इसके एक तरीके से कह सकते हैं अध्ययन पद्धति है। दूसरा बताते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक सामान्य अभिविन्यास होता है। मतलब बोल रहे हैं कि इनका कुछ बेस पॉइंट होता है जिसके आधार पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बताते हैं कि सामान्य अभिविन्यास होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तीसरी बात बताते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, की समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से सामाजिक अवधारणाओं का विश्लेषण किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, विचारधाराएं होती हैं, उनका हम विश्लेषण किसके आधार पर करते हैं, सामाजिक सिद्धांतों के से ही क्या करते हैं, सामाजिक अवधारणाओं का हम विश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए चौथी बात बताते हैं कि यह एक तथ्योत्तर समाजशास्त्रीय व्याख्या है। मतलब बोल रहे हैं कि एक ऐसी समाजशास्त्रीय व्याख्या है जिसमें हम तथ्य को प्रस्तुत करते हैं, लाकर अपने सामने रखते हैं। पांचवा बताते हैं कि समाजशास्त्र में अनुभाविक या प्रमाण सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, की जो समाजशास्त्र है इसमें अनुभाविक का मतलब अनुभाविक कह रहे हैं, अनुभविक का मतलब होता है जो आप एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रखें उसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ प्रमाण का मतलब हुआ कि जिस पर जब आपको कोई चीज़ के बारे में प्रूफ दिया जाने लगे, ठीक है, उसी को प्रमाण कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस और प्रूफ के ऊपर जो है सिद्धांत के आधार पर ये कार्य करता है, एक तरीके से कह सकते हैं। छठा बताते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत की पद्धति जो है क्या है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त तत्वों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति कैसी है मेरे प्यारे दोस्त, साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक है।
आगे आप लिखेंगे कि और यह पूर्ण मान्य सामान्यीकरण होता है, मतलब कह रहे हैं यह पूर्ण रूप से क्या माना जाता है सामान्यीकरण, मतलब कि सभी के सभी को मानते हैं, इस तरीके से आप मान सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि लघु एवं बृहत समाजशास्त्रीय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। समाजशास्त्र, लघु समाजशास्त्र क्या होता है या बृहत समाजशास्त्र क्या होता है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पहले आप लिखेंगे कि बृहद, जिसे हम विस्तृत के नाम से भी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और इसे ही हम महत सिद्धांत की दृष्टि यहाँ पर बताते हैं। बृहद जिसको विस्तृत और उसी को महत भी कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बृहद सिद्धांत या विस्तृत सिद्धांत या महत सिद्धांत की दृष्टि इसमें अध्ययन इकाई के रूप में एक विस्तृत समाजशास्त्रीय समस्या तथा अध्ययन विषय का चयन किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो मेरे प्यारे दोस्त आपका बृहद या जिसे विस्तृत कहते हैं या जिसे महत कहते हैं, तो जो बृहद सिद्धांत है इसकी दृष्टि इसमें अध्ययन इकाई के रूप में एक विस्तृत समाजशास्त्रीय समस्या, मतलब कह रहे हैं जो एक बड़ी समाजशास्त्रीय समस्या है मेरे प्यारे दोस्त, उसका क्या करते हैं अथवा अध्ययन विषय जो है उसी का क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत चयन किया जाता है। किसके? बृहत समाजशास्त्रीय सिद्धांत के। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब बोल रहे हैं कि जो समाजशास्त्र से जुड़ी हुई बड़ी समस्याएं होती हैं उसका चुनाव हम किसके अंतर्गत करते हैं, वो बृहत समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। आगे लिखते हैं उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल भी देते हैं, जब किसी बृहद व्यवस्था या बृहद समूह या बृहद समुदाय सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन व मानव व्यवहार जैसे किसी बृहद सामाजिक घटना का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर इसे समाजशास्त्रीय कहते हैं और इससे निर्मित सिद्धांत को बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। मतलब बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई बृहद अवस्था या बृहद समूह या बृहद समुदाय मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, सामाजिक संगठन या मानव व्यवहार जैसे कई बृहद घटनाओं का अध्ययन जब किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो बताते हैं इस अध्ययन के आधार पर इसे समाजशास्त्रीय क्या कहते हैं, समाजशास्त्रीय कहते हैं और इससे निर्मित सिद्धांत को बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं और इससे जो निर्मित सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त उसी को क्या बोल देते हैं, बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांत कह देते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत संपूर्ण व्यवस्था पर लागू होते हैं। कितने पर? पूरी जितनी व्यवस्था होती है उन सभी पर लागू होते हैं। बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि टॉल कॉट, कौन मेरे प्यारे दोस्त? टॉल, मेरे प्यारे दोस्त कम कहने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी निकल जाता है, वो आदत है बोलने की, ठीक है, तो उसी पे हंसी आ रही है। चलिए अब प्रयास करेंगे कि ना ही बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉल कॉट पार्सन्स जैसे समाजशास्त्रीय समाजशास्त्र के सर्वलौकिक एवं बृहद सिद्धांतों के निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो आपके टॉल कॉट जी हैं, जो पॉर्सन्स जी हैं, टॉल कॉट पार्सन्स जी हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये जैसे जो समाजशास्त्रीय समाजशास्त्र में क्या करते हैं, सर्वलौकिक एवं बृहद सिद्धांत को निर्माण पर अत्यधिक बल देते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो कुछ भी सिद्धांत निकाला जाए वो आप क्या कर सकते हैं, बृहद समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लघु या जिसे सूक्ष्म सिद्धांत कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताएंगे कि दृष्ट लघु सूक्ष्म अध्ययनों से छोटे आकार की इकाई का चयन करके अध्ययन किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं जो आपने अभी बृहद वाले में पढ़ा कि हम बृहद समस्याओं को, बृहद समाजशास्त्रीय समस्याओं का चयन करते हैं, उनसे जो छोटे होते हैं आकार में हम उनका क्या करते हैं, लघु या आप कह सकते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत क्या करते हैं, चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो बता सकते हैं कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत कतिपय व्यक्ति विशेष अथवा किसी इकाई विशेष का चयन करके उसी का सूक्ष्म व गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे दोस्त इसमें छोटे समुदाय का भी चयन किया जाता है। रेडफील्ड द्वारा लघु समुदाय का प्रमाणिक अध्ययन किया गया है। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे अभी तक आपने देखा बृहद जो आपका था, बृहद या विस्तृत जो आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत था उसमें हम क्या करते थे, किसी समुदाय के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी समूह के बारे में हम क्या करते थे, उनकी समस्या से, उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में अध्ययन करते थे। तो वो आपका बृहद में हुआ करता था, विस्तृत में हुआ करता था। लेकिन लघु और सूक्ष्म में हम क्या करेंगे, हम इसको कम, उनसे जो छोटे हैं उनका चयन करेंगे और छोटे को और हम व्यक्ति विशेष के आधार पर, किसी समूह के बारे में नहीं बात करेंगे जिसमें 10 12 15 या 50 100 लोग हों, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं।
चौथा नंबर प्रश्न देखें तो यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि पार्सन्स एवं मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की परिभाषा लिखिए। मतलब बोल रहे हैं कि जो पार्सन्स हैं और जो मैक्स वेबर हैं, इन्होंने एक सामाजिक क्रिया बताई थी, उसकी परिभाषा जो है आपको यहाँ पर बतानी है। तो पहले आप डालेंगे कि पार्सन्स के अनुसार जो है सामाजिक क्रिया, तो इसमें आप लिखेंगे कि समाज मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का वह संपूर्ण क्षेत्र है जो कि मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप पनपता है। क्या बताते हैं कि जो समाज है मेरे प्यारे दोस्त, वो मनुष्य के पारस्परिक संबंध जो आज देखिए कहीं एक जगह है, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनके बीच कुछ पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। हो सकता है कोई किसी का चाचा हो, कोई किसी का दादा हो, या हो सकता है कोई दूध सप्लाई कर रहा हो पूरे समाज में, कोई दुकान चला रहा हो, कोई कुछ भी कर सकता है। तो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के बीच में क्या होते हैं, संपर्क पाए जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं, और बोलते हैं संबंधों का वह संपूर्ण क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्त, जो कि मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप पनपता है। मानवीय क्रिया मतलब जो मानव क्रियाएं करते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो जब अपना कार्य करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये पनपते जाते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति लाकर कहीं पे बसा दिया जाए और वहाँ पर उसके लिए सब कुछ नया हो, किसी को ना जानता हो, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे कार्य करता जाएगा, उसको चीज़ें ज़रूरतें दिखाई पड़ेंगी कि मुझे घर भी बनवाना है, मुझे तख्त वगैरह और दरवाजे वगैरह भी बनवाने हैं, प्लस में हमको खाने के लिए कुछ सामान भी चाहिए, दूध वगैरह भी चाहिए। तो जैसे जैसे चीज़ें आटा गेहूँ पिसाना होगा, आटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे जैसे चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे वो अपनी क्रियाओं को करता जाएगा, लोगों से उसके संबंध बनते सीधे धीरे धीरे चले जाएंगे। वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। आगे लिखते हैं कि अतः स्पष्ट है कि मानवीय या सामाजिक क्रियाएं सामाजिक संबंधों अर्थात समाज को जन्म देती हैं। मतलब बोलते हैं कि इससे हम स्पष्ट है, या इससे हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि जो मानवीय या सामाजिक क्रियाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, मतलब मानव से जुड़ी जो क्रियाएं होती हैं या जो समाज से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, वो सामाजिक संबंधों अर्थात समाज को जन्म देती हैं। मतलब कह रहे हैं वो क्या करती हैं, सामाजिक संबंधों को जन्म देती हैं, और उसी सामाजिक संबंधों को हम समाज कह देते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये समाज को भी जन्म देती हैं। परंतु इस क्रिया शब्द से हमारा वास्तविक अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मतलब बताते हैं जो क्रिया शब्द है, इससे हमारा वास्तविक अर्थ क्या है। तो लिखेंगे कि अपने समाज क्रिया के सिद्धांत का प्रारंभ पार्सन्स इसी प्रश्न के उत्तर से करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो समाज क्रिया का सिद्धांत है, उसका जो प्रारंभ है, इसका जो है प्रारंभ पार्सन्स जी कहाँ से करते हैं, वो इसी प्रश्न के अनुसार करते हैं कि क्रिया शब्द से हमारा वास्तविक अर्थ क्या है। इसी प्रश्न को उठाकर वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार बात करें तो क्रिया कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जिसकी किसी अकेले कर्ता, जिसे एक्टर कहते हैं, के लिए या सामूहिक रूप से उसे समूह के व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्ता होती है। मतलब फिर से समझिए क्या बोलते हैं कि अगर हम पार्सन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने बताया है कि जो क्रिया होती है, जो कर्ता होता है मेरे पे दुष्कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है, क्रियाकर्ता परिस्थिति व्यवस्था की वह प्रक्रिया है। मतलब बोल रहे हैं उनकी व्यवस्था की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी किसी अकेले कर्ता, मतलब कह रहे हैं जिसका किसी अकेले, कोई एक ऐसा अकेला कर्ता हो के लिए सामूहिक रूप से उस समूह के व्यक्तियों को, मतलब कह रहे हैं सामूहिक रूप से जो उस समूह होती है, जो समूह होता है उससे जुड़े व्यक्तियों के लिए क्या होता है, प्रेरणात्मक महत्ता होती है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब पार्सन्स के अकॉर्डिंग आपने देख लिया सामाजिक क्रिया के बारे में। हम देखते हैं अब मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग उन्होंने सामाजिक क्रिया को क्या बताया है। मैक्स वेबर जी बताते हैं, पहले आप लिखेंगे मैक्स वेबर के अनुसार कि सामाजिक क्रिया जो होता है वो व्यक्तिक क्रिया, इंडिविजुअल जिसे एक्शन कहते हैं, से पृथक होता है, मतलब थोड़ा अलग होता है। मैक्स वेबर जी बताते हैं जो सामाजिक क्रिया होता है वो व्यक्तिक क्रिया से क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। जो सोशल एक्शन होता है वो इंडिविजुअल एक्शन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा पृथक होता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस पाया जाता है। वेबर ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया मानना चाहिए जिसमें कर्ता या कर्ताओं द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, बोलते हैं कि जब कोई कोई भी ऐसी क्रिया हो उसको तभी हम सामाजिक क्रिया मानेंगे जिसमें क्या हो कि जो कर्ता जो कार्य कर रहा है, या जो कर्ता लोग हैं, कई सारे लोग होंगे तो उनको कर्ताओं कह दिया जाएंगे, उनके द्वारा लिए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। ठीक है, क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग के अनुसार उस क्रिया से दूसरे
व्यक्ति के मनोभाव एवं क्रियाओं का समावेश हो, उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो। मतलब वो बताते हैं कि किसी भी चीज़ को हम सामाजिक क्रिया तभी मानेंगे जब एक व्यक्ति या कई सारे व्यक्ति मिलकर कोई ऐसा कार्य कर रहे हों जिससे दूसरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा हो, और उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए उसको वो चीज़ें सही नहीं लग रही हैं या उसको उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो चीज़ें उसमें परिवर्तन भी लाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मन में आया और आपने कर दिया, उससे दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी आपको साथ में लेकर के चलना होगा, और साथ ही साथ उसको जो समस्याएं हो रही हैं उसको भी देखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक क्रिया के बारे में। ठीक है, अब पांचवा नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो होता है जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फंक्शनलिज्म, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो देख लीजिएगा, कहते हैं केवल प्रकारवाद समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। क्या बताते हैं, जो संरचना प्रकारवाद है वो केवल प्रकारवाद समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। प्रकारवाद सोच को विकसित करने वाले समाजशास्त्रियों में जिन दो विचारकों को महत्वपूर्ण मानता है उनमें दुर्खीम जो 1858 से लेकर के, और दूसरे आपके आ जाते हैं टॉलकॉट पार्सन्स, इन ये 1902 से 1919 तक प्रमुख रहे हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं कि जो आपके प्रकारवादी सोच को विकसित करने वाले जो समाजशास्त्री आते हैं उनमें दो नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला नाम दुर्खीम का आता है और दूसरा आपका पार्सन्स जी का आ जाता है। आगे बताते हैं अमेरिकी समाजशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत का एक खास स्थान है। मतलब बोल रहे हैं जो अमेरिकी समाजशास्त्र है, अमेरिका से संबंधित जो समाजशास्त्र है उसमें प्रकारवाद को क्या होता है, प्रकारवाद जो सिद्धांत है उसको एक खास स्थान दिया जाता है। ठीक है, और बताते हैं कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के साथ ही साथ प्रकारवादी सोच का एक विशेष स्थान रहा है। मतलब बोल रहे हैं जो समाजशास्त्र है उसमें प्रत्यक्षवाद के साथ ही साथ जो प्रकारवाद सोच होती है उसको एक विशेष स्थान दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती हैं, इसीलिए वह समाज को एक व्यवस्था सिस्टम के रूप में देखते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो प्रकारवादी सिद्धांत होते हैं उसके जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि जो समाज है मेरे प्यारे दोस्त उसकी क्रिया व्यवस्थित तरीके से चलती है, और जो समाज होता है उसकी जो क्रियाएं होती क्या होती हैं, एक व्यवस्थित ढंग से चलती हैं, एक शेड्यूल में, एक फ्लो में चलती हैं, और इसीलिए वह समाज को एक व्यवस्था या सिस्टम के रूप में देखते हैं। वो एक व्यवस्था के रूप में मानते हैं कि ये कोई एक व्यवस्था है जो पूरे समाज को, लोगों को चला रही और आपस में रहने के लिए जो है उनकी सहायता करती, मदद करती है। आगे लिखते हैं सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाए रखने में विभिन्न तत्वों के बीच आत्मनिर्भरता पाई जाती है। मतलब बोल रहे जो सामाजिक व्यवस्था है उसको मेरे प्यारे दोस्त व्यवस्थित रूप से अगर आप चलाना चाहते हैं तो विभिन्न तत्वों के बीच आत्मनिर्भरता पाई जानी चाहिए। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर जो है आत्मनिर्भरता होनी ही होनी चाहिए। वो मतलब किसी का सहारा न ले, खुद ब खुद चलने का प्रयास करें, खुद ब खुद अपना प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करें। आगे बताते हैं समाज के ये विभिन्न तत्व एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जितने भी तत्व हैं ये क्या करते हैं, ये संपूर्ण व्यवस्था, जितनी भी सब व्यवस्था है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है। क्या है, समाज जो है सोशल सोशल जो है वो क्या है, एक संपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, होल सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, जिसके व्यवस्थित रूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों तथा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब बोल रहे हैं जो व्यवस्था है उसे व्यवस्थित बनाए रखने में क्या करते हैं, विभिन्न बहुत ऐसे समूह हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो अपना जितना कर सकती हैं वो करने का प्रयास करती हैं उसके लिए। आगे बताते हैं कि समाज में प्रकारवादी सिद्धांत के जनक जो है इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। किसको माना जाता है, समाजशास्त्र में जो है प्रकारवादी सिद्धांत के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है, इमाइल दुर्खीम जी को माना जाता है। जिन्होंने यह बताया था कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए धर्म नैतिक आधार पर प्रदान करता है। मतलब बोल रहे हैं कि जिनमें अगर आप व्यवस्था बनाए रखने चाहते हैं, ये किसने, दुर्खीम जी ने बताया है कि अगर आप एकता बनाए रखना चाहते हैं, समाज में एकता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए
धर्म नैतिक आधार पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रदान कर नैतिक आधार, जो धर्म है वो नैतिक आधार प्रदान करता है आपको। धर्म के आधार पर समाज के नैतिक मूल्य समाज को एकाकी स्वरूप को पुष्ट करते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो धर्म के आधार पर समाज होता है, उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं, वो समाज को एकाकी स्वरूप को पुष्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये आपके 5 अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आपको वीडियो मेरे प्यारे दोस्त पसंद आई है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आइए। काफ़ी दिन से वीडियोज़ नहीं बन पाए, पढ़ाए नहीं हैं, तो थोड़ा आदत छूट गई है, लेकिन कोशिश करेंगे धीरे-धीरे वीडियोज़ को और लंबा बनाएँगे, ठीक है? थोड़ा लॉन्ग करेंगे और आपको बस कमेंट करके बताना रहेगा, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।